अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शाहजी, आपको ये पता नहीं कि मायूसी संगीन गुनाह समझी जाती है? मैंने लतीफ़ शाह की आंखों में देखते हुए पूछा। आप ठीक कहते हैं सरकार, वो मुतदिल लहजे में बोला। मैं मायूस नहीं बल्कि बेजार हो गया था। काफ़ी दिनों से जब आपने मेरे सुपुर्द कोई काम नहीं किया तो मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं बेकार बैठा बैठा ख़त्म हो जाऊँगा। खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम निकाला है कि तुम्हारी सारी बेजारी और बेकारी का खात्मा हो जाएगा। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। तुम्हें अभी एएसआई के साथ नूरपुर रवाना होना है। ये तुम्हें गाइड करेंगे। मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है। लतीफ़ शाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में एक पेशेवराना चमक उभर आई थी। वो मुझे सलाम करके कमरे से निकला तो आसिफ ने मुझसे कहा, मलिक साहब, आपने मुझे खुरे और खोज वगैरह के बारे में तो सब कुछ समझा दिया है, लेकिन ये हिकमत समझ में नहीं आई कि आप इस काम का आगाज़ नूरपुर से क्यों कर रहे हैं। हम शमशाबाद से भी तो पहल कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते और इसकी एक ख़ास वजह है, मैंने ठोस अंदाज में कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए पूछा, आसिफ, हमने खोजी बाबा की खिदमत क्यों हासिल की हैं? जाहिर है कातिल का सुराग लगाने के लिए। कातिल नहीं, कातिलों का सुराग लगाने के लिए, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, क्योंकि हमारे थाने की हुदूद में 2 कत्ल हुए हैं और वो भी 2 मुख्तलिफ गाँव में। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले होने वाली गुफ्तगू में इस पहलू पर भी तो गौर किया है कि हो सकता है नज़ीर जट और राजा इनायत का कातिल कोई एक ही शख्स हो। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। मैंने इसी तनाजुर में लफ्ज़ कातिल इस्तेमाल किया था। मैंने सरसरी लहजे में इजाफा किया। खोज का काम इसी बुनियाद पर शुरू किया जा रहा है कि नज़ीर जट और राजा इनायत का कातिल कोई एक ही शख्स भी हो सकता है। नज़ीर जट का कत्ल गुज़िश्ता रात के इब्तिदाई हिस्से में हुआ है, जबकि राजा इनायत को आज सुबह मौत के घाट उतारा गया है। लिहाजा इसकी मदद से खोजी पहले वक़्वे से आगाज़ करेगा। अगर कातिल का खुरा नूरपुर के गांव से निकलकर शमशाबाद की जानिब बढ़ता हुआ मिलेगा तो इससे हमारे ख्याल को तक़वियत मिलेगी। तुम खोज के काम को वहीं रोककर खोजी के साथ फ़ौरन शमशाबाद के मेन बाज़ार में मकतूल राजा इनायत की दुकान पर पहुंचोगे। इस वक़्वे पर भी अगर कातिल के कदमों के आसार मिल जाते हैं तो फिर ये बात पाया सबूत को पहुंच जाएगी कि इन दोनों कत्ल की वारदातों के पीछे किसी एक ही सफ़ाक कातिल का हाथ है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसके बाद हम ये सोचेंगे कि इन दोनों वारदातों में कत्ल मुश्तरक क्या है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अगर नज़ीर जट और राजा इनायत को किसी एक ही शख्स ने कत्ल किया है तो फिर वो इन कारनामों के बाद किस तरफ गया है। यह मालूम हो जाएगा तो कातिल तक रसाई हासिल करने में बहुत आसानी रहेगी। अब सारी बात वजाहत के साथ मेरी समझ में आ गई है, वो जोश भरे लहजे में बोला। इस असना में ही मैं नूरपुर शाहजी के साथ रवाना हो जाता हूँ। सूरज गुरूब होने में 3 साढ़े 3 घंटे ही बाकी हैं अभी। मेरा ख्याल है कि इस दौरान में कम से कम नूरपुर वाला काम तो निपट ही जाएगा। ज़रूर निपट जाएगा, मैंने तायदी अंदाज में कहा। बल्कि अगर मिनोइन मेरी हिदायत पर अमल किया गया तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग शमशाबाद के मेन बाज़ार की ज़मीन को भी टच कर सकते हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला। मुझे आपकी हिदायत अच्छी तरह याद है। मैंने काम को आसान बनाने के लिए एएसआई आसिफ को ताकीद की थी कि नूरपुर वाली जाए वक़्वा पर पहुंचकर वो महर हफीज़, मुश्ताक अहमद, नाजिम अली और इफ्तिखार बाजवा को बुलाकर लतीफ़ शाह से इनकी मुलाकात कराएगा। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद सिर्फ इतना सा था कि खोजी बाबा इनके पाँव के खुरे के नमूने हासिल कर ले। इस तरफ के खेतों में वो जाए वक़्वा के गिरदोनवा में इन्हीं लोगों की चलत फिरत रहा करती थी। मकतूल नज़ीर जट के खुरे का अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी एक बिल्कुल वैसी ही जूती उसके घर से मंगवा ली गई थी जो उसने गुज़िश्ता रोज़ पहन रखी थी। नज़ीर जट का कातिल इसके जूते और लिबास भी अपने साथ ले गया था।
इसका मतलब था कि वो मकतूल के जूतों की मौजूदगी में इसी के जैसा खुरा छोड़ता हुआ आगे बढ़ा होगा। अगर इन तमाम नुकात को जहन में रखकर खोजी अपने काम का आगाज करता तो कामयाबी यकीनी थी। वो 4-5 अफराद के खुरों में से कातिल का खुरा अलग शनाख्त कर सकता था। एएसआई सिर्फ लतीफ़ शाह के हमरा नूरपुर की जानिब रवाना हो गया। इसके बाद मैं अपने कमरे में बैठकर कांस्टेबल शहजाद की वापसी का इंतज़ार करने लगा। शाम से थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि सफदर अली नामी कोई शख्स मुझसे मिलने आया है। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से सफदर की आमद की गर्ज़ ग़ायत दरियाफ्त की तो चौंक उठा। कांस्टेबल ने ड्रामाई अंदाज में बताया, मलिक साहब, ये बंदा आपसे राजा इनायत के बारे में कोई अहम बात करना चाहता है। राजा इनायत? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। तुम मकतूल राजा इनायत की बात कर रहे हो ना? जी हाँ, कांस्टेबल ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। फौरन इसे मेरे पास भेजो, मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा। थोड़ी देर के बाद सफदर अली बनफ्से नफीस मेरे सामने बैठा हुआ था। सफदर अली की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। कद मुतनासिब, जिस्म माइल बफरबी और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। वो एक माकूल सूरत शख्स था। इसका ताल्लुक भी शमसाबाद ही से था। मैंने तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लिया और गहरी संजीदगी से पूछा, हाँ सफदर, तुम राजा इनायत के बारे में क्या कहना चाहते हो? जनाब, मैं सुबह से भला चंगा दुकान पर इसको छोड़कर गया था। वो हैरत भरे लहजे में बोला। वापस आया हूँ तो पता चला है कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा थानेदार साहब। ये एक हकीकत है, इसलिए तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। फिर पूछा, सफदर अली, तुम सुबह राजा इनायत को दुकान में सही सलामत छोड़कर कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से वापस आ रहे हो? इस एतबार से भी सफदर में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी आंखों से आखिरी मर्तबा मकतूल को जिंदा सलामत हालत में देखा था, और सफदर खुद भी इस हवाले से मुझे कोई ख़ास बात बताने आया था। गोया राजा इनायत मर्डर केस में कोई पेशरफ्त होने वाली थी। जनाब, मैं गढ़ी महराज गया हुआ था, उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया। थोड़ी देर पहले ही वहाँ से लौटा हूँ। गढ़ी महराज नामी वो गाँव कस्बा शमशाबाद के जुनूब में लगभग 4 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने सफदर से पूछा, तुम गढ़ी महराज किस काम से गए थे, और क्या सुबह किसी सिलसिले में राजा इनायत से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? जनाब, इधर गढ़ी महराज में मेरा बड़ा भाई रिजवान रहता है, वो वजाहत करते हुए बोला। रिजवान की बेटी से मेरे बेटे जावेद के रिश्ते की बात चल रही है। इसी सिलसिले में मैं वहाँ गया था, और जहाँ तक राजा इनायत से मुलाकात का ताल्लुक है। वो चंद लम्हात के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं घर से निकलकर सीधा उसकी दुकान पर पहुँचा था। मुझे अपना ख़त बनवाना था। राजा इनायत ने 10-15 मिनट में मेरा काम कर दिया और मैं बड़े इत्मीनान के साथ गढ़ी महराज रवाना हो गया। अब वापस आया हूँ तो पता चला है कि सफदर अली, मैंने किता कलामी करते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, शमसाबाद के तमाम वसनीकों को इस बात की खबर हो चुकी है कि राजा इनायत को किसी सफाक शख्स ने शेरक काट कर मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन इनमें से कोई भी हैरत या अफसोस करने थाने नहीं आया, सिर्फ तुम आए हो। मैंने बात नामुकम्मल छोड़कर उंगली से उसकी जानिब इशारा किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर तुम खास तौर पर यहाँ आए हो तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि तुम्हारे पास राजा इनायत के कत्ल के हवाले से कोई अहम खबर है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरे जहन में एक शक तो है, लेकिन पता नहीं कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत है भी या नहीं। मैं सीधा होकर बैठ गया और इज़्तिरारी लहजे में कहा कि वो क्या शक है, तुम बताओ मुझे। मैं फैसला करूँगा कि इसकी अहमियत किस ज़ाविये से हो सकती है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इसी शक ने तुम्हें थाने आने पर मजबूर किया है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, वो तवातुर से असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस शख्स की शक्ल देखते ही मुझे अजीब सा लगा था। कौन शख्स? मैं उछल पड़ा। तुम किसकी बात कर रहे हो? जब मैं ख़त बनवा कर राजा इनायत की दुकान से निकला तो वो दुकान में दाखिल हो रहा था। सफदर ने बुरा सा मुँह बनाकर मुझे तफसील से आगाह किया। इसकी शक्ल पर बड़ी अजीब सी वहशत थी और इसका शिकल भी बिल्कुल जंगलियों जैसी थी। सर और दाढ़ी के बाल बेतरतीब, आंखों में सुर्खी। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक झुरझुरी ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, थानेदार साहब, अगर मुझे
गड़ी मेरा जाना न होता तो शायद मैं इस शख्स के बारे में जानने के लिए राजा इनायत की दुकान पर कुछ देर रुक जाता। ताहम फिर वो बंदा काफ़ी देर तक मेरे जहन से चिपका रहा। जब मैं गड़ी महराज पहुंचा तो घर के अफराद के साथ मसरूफ़ हो गया। फिर मुझे इसका ख्याल नहीं आया, लेकिन अभी शमशाबाद आने के बाद जब मैंने सुना कि राजा इनायत को सुबह किसी ने कत्ल कर दिया है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, तो मेरा ध्यान फौरन इस जंगली शख्स की तरफ चला गया। पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक ही सोच बार बार उभर रही है कि राजा इनायत की मौत में इस बंदे का हाथ हो सकता है। सफदर अली ने अब तक जो कुछ बताया था और जो बात हम तक पहुंचाई थी, इसकी अफादियत और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता था। ये बड़े सनसनीखेज इंकशाफात थे और मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इससे सवाल किया, सफदर अली, तुम्हारे बयान से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम इस मशकूक बंदे से कतई नावाकिफ़ थे। तुमने जब इसे पहले कभी देखा था? जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो मेरे लिए मुकम्मल अजनबी था। इसका मतलब है कि वो शमशाबाद का रहने वाला भी नहीं था? जी बिल्कुल। उसके जवाब की कतईयत बरकरार रही। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत नहायत ही अहम सवाल किया, इस मशकूक बंदे ने लिबास किस किस्म का पहना हुआ था? भूरे रंग का खद्दर का कुर्ता था जनाब, इसके बदन पर। सफदर अली ने पुरस्कार अजनबी के लिबास की तफसील शुरू की तो मुझे एक झटका सा लगा। जहन में बड़ी सनसनीखेज सरसराहट होने लगी। मैंने तवज्जो इसकी आवाज़ पर मरकूज कर दी। वो बता रहा था, नीचे सफ़ेद तहमद, पाँव में चमड़े का जूता और कुर्ते के ऊपर उसने गर्म ऊनी स्वेटर भी पहन रखा था, जिस पर लाल और नीली धारियां बनी हुई थीं। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि नज़ीर जट और राजा इनायत का कातिल एक ही शख्स था, वही जंगली जिसने लिबास हासिल करने के लिए पहले नज़ीर जट को मौत के घाट उतारा, फिर नूरपुर से शमशाबाद आकर इसने राजा इनायत को भी ठिकाने लगा दिया था। लेकिन क्यों? नज़ीर जट की बरहन लाश की दरियाफ्त से तो ये कहानी समझ में आती थी कि इसे लिबास के हुसूल के लिए कत्ल किया गया था। कातिल को लिबास की ज़रूरत दो सूरतों में पेश आ सकती थी। नंबर 1, वो बेलिबास हो। नंबर 2, इसने कोई अच्छा लिबास पहन रखा हो जिसकी मौजूदगी में वो लोगों के सामने ना आना चाहता हो। अगर ये दूसरी वजह दुरुस्त थी तो फिर बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि इसे इस बात का डर था कि अगर वो लिबास तब्दील नहीं करेगा तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। इसी सोच विचार के दौरान में मेरे दिमाग ने एक सोचा छोड़ा, क्या वो जेल से भागा हुआ कोई मफरूर मुजरिम है? ये बड़ा सनसनीखेज सवाल था और सफदर अली के बयान का एक हिस्सा इस सवाल की तस्दीक भी करता था। सफदर ने इस अजनबी का जो हुलिया और वज़ीक़तें बताई थी वो किसी कैदी पर ही फिट बैठती थी, और ये भी समझ में आ रहा था कि वो एक हज्जाम की दुकान में क्यों दाखिल हुआ था। जाहिर है अपना हुलिया दुरुस्त कराने वो नज़ीर जट का लिबास पहनकर खासी हद तक महफूज हो गया होगा। अगर वो सर के बाल और दाढ़ी वगैरह भी सेट करा लेता तो फिर इसकी बचत के इम्कानात बड़े कवी हो जाते। ये सब बुनियादी बातें थीं कि वो शख्स जेल से भागा हुआ कोई कैदी होगा। सूरत हाल इससे मुख्तलिफ भी हो सकती थी। घूम फिर कर मेरा जहन एक बार फिर राजा इनायत की तरफ चला गया। इस जंगली ने उस तरी की मदद से शहरक काट कर राजा इनायत को क्यों कत्ल किया? इस सवालिया सोच के साथ ही मेरे जहन में एक खौफनाक सवालिया जवाब भी उभरा, क्या राजा इनायत ने इस जंगली को पहचान लिया था? यह खासा ताकतवर जवाब पैदा करता था। थोड़ी देर के बाद मैंने सफदर अली के ताउन का शुक्रिया अदा करके इसे थाने से रुखसत कर दिया। एक बार फिर इन दो कातलाना वाक़यात की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में मैं मसरूफ़ हो गया। नूरपुर में जाए वारदात का जायज़ा लेने के बाद मैंने गिरदोनवा का भी तफसीली सर्वे किया था, लेकिन कहीं भी मुझे कोई लिबास पड़ा दिखाई नहीं दिया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि इस जंगली नामालूम शख्स ने नज़ीर जट का लिबास पहनने के बाद अपना लिबास बगल में दबा लिया होगा और नूरपुर से शमशाबाद की तरफ आते हुए रास्ते में कहीं इस लिबास को ठिकाने लगा दिया होगा। मैं इसी सोच विचार में गर्क था कि पता चला इलियास घुमन आया है। मैंने फ़ौरन इसे अपने पास बुला लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इलियास घुमन खुफिया तौर पर पुलिस के लिए मुखबरी का काम भी किया करता था। वो मेरे कमरे में आया तो उसने अपने हाथ में कपड़े का एक थैला भी उठा रखा था। अब वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने पूछा, घुमन साहब कहाँ गायब हो आप? जनाब आज ही आया हूँ शहर से
और नूरा और फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। सुना है यहाँ तो बड़ी वारदातें शारदातें हो गई हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने कहा। इस मौके पर मैं तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था। तुम्हें तो 2-3 दिन पहले नहीं आना था। वो जनाब बहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो रंजीदा लहजे में बोला। जुलेखा घुमन की बहन थी। जुलेखा के बच्चा बच्ची होने वाला है ना। रफ़ीक भी आजकल इसी की खिदमत में लगा हुआ है, इसलिए काम पर इसकी तवज्जो बहुत कम है। आपका रेडियो ठीक होने में देर लग गई, लेकिन मैं आपका काम करवा कर ही वापस आया हूँ। बात ख़त्म करते ही उसने कपड़े के थैले में से मेरा रेडियो निकाल कर मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। मैंने पूछा, तुम्हारे बहनोई रफ़ीक ने इसकी सारी बीमारियाँ ठीक कर दी हैं ना? जी जनाब, वो बड़े वसूख से बोला। मैंने चला कर देखा है, अब इसकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है और वो वॉल्यूम का बटन भी ठीक करा दिया है। इसके अलावा इसकी डोरी भी ढीली थी, वो भी रफ़ीक ने डाल दी है। आप चेक करके देख लें। सुई से घुमन की मुराद रेडियो के डायल पर हरकत करने वाला वो सुर्ख कांटा था जो मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी की नुमाइंदगी करता था। इस इंडिकेटर को उर्फ़ आम में सुई कहा जाता है। मैंने रेडियो को उठाकर एक तरफ रख दिया, फिर इलियास घुमन की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, अभी तो मेरा दिमाग इन 2 केसेस को हल करने में लगा हुआ है। फुर्सत मिलेगी तो रेडियो को भी चलाकर चेक कर लूँगा। फिर हमारे दरमियान मौजूदा हालात पर गुफ्तगू होने लगी। इलियास घुमन चूँकि एक मुखबिर की हैसियत से भी काम करता था और वह इस मामले में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, फिर कहा, तुम भी अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर कहीं से कोई ज़रा सा भी इशारा मिले तो फ़ौरन मुझे बताना। मैं इन दोनों केसेस को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूँ। समझ गया मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इलियास घुमन के जाने के बाद मैं एएसआई की वापसी का इंतज़ार करने लगा। इसके साथ ही मुझे एक और शख्स की वापसी का भी इंतज़ार था, कांस्टेबल शहजाद, जो चक 34 से रियाज को लेकर आने वाला था। मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले शहजाद चक 34 से लौट आया, लेकिन खाली हाथ। रियाज को वो अपने साथ नहीं ला सका था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मलिक साहब, रियाज तो चक 34 में मौजूद ही नहीं। कहाँ चला गया वो? मैंने पूछा। इसके घर वालों ने बताया कि 2 दिन पहले वो रावलपिंडी की तरफ गया है, शहजाद ने जवाब दिया। वो 3-4 दोस्त एक साथ मिलकर गए हैं और कोई 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। वो लोग रावलपिंडी क्या लेने गए हैं? पता चला है कि रावलपिंडी से आगे पहाड़ी इलाके में किसी बुजुर्ग का मज़ार है, शहजाद ने वजाहत करते हुए कहा। इन बुजुर्ग का सालाना उर्स हो रहा है। ये तमाम दोस्त इसी उर्स में शिरकत करने गए हैं। बशीरा बीवी का शक अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरे थानेदाराना ज़हन ये कह रहा था कि तफ्तीशी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुझे रियाज की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ तो हालात बिल्कुल ही किसी और रुख पर जा रहे थे। लिहाजा मैंने रियाज के बारे में शहजाद से मज़ीद कोई सवाल न किया और पूछा, राजा इनायत के कत्ल की खबर ने चक 34 पर, खुसूसन मकतूल के ससुराल वालों पर क्या असरात मुरतब किए हैं? जनाब, राजा इनायत की मौत की खबर सुनकर सिर्फ इसकी बीवी कुलसुम को सदमा पहुंचा है, वो गहरी संजीदगी से बोला। इसलिए वो मेरे साथ ही शमशाबाद आ गई है। क्या वो अकेली ही आई है या घर का कोई और फर्द भी इसके साथ है? मैंने पूछा। कुलसुम का छोटा भाई आबिद भी हमारे साथ आया है, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और इसका 12 साला बेटा एजाज भी आया है। क्या कुलसुम एंड एजाज अपने घर चले गए हैं या? मैंने मकतूल की मां बशीरा बीवी के हवाले करके ही इधर आया हूँ मलिक साहब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। मैंने इत्मीनान की सांस ली और शहजाद के साथ बातचीत में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान होने लगी तो मैं नमाज के लिए अपनी सीट से उठ गया। मैं नमाज से फारिग होकर दोबारा अपनी सीट पर बैठा ही था कि एएसआई आसिफ और खोजी बाबा लतीफ़ शाह मिशन नूरपुर से वापस आ गए। इनके चमकते हुए चेहरों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा दुश्वारी महसूस न हुई कि खोज और खुरे के हवाले से इनके पास अहम मालूमात हैं। लतीफ़ शाह के हाथ में एक छोटी सी पोटली भी नज़र आ रही थी, जो उसने बड़ी एहतियात के साथ संभाल रखी थी।
کوئی خاص خبر لائے ہیں آپ؟ وہ بیٹھ چکے تو میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جناب، شاہ جی نذیر جٹ کے قاتل کا کھرا اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، آصف نے پرجوش انداز میں بتایا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ نورپور کے کھیتوں سے نکلنے کے بعد قاتل نے شمس آباد کا رخ کیا تھا۔ لطیف شاہ نے اپنی اس پوٹلی کو میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا، ملک صاحب ذرا اس کا تو معائنہ فرمائیں۔ میں بے ساختہ بول اٹھا، اس پوٹلی میں قاتل کا وہ لباس ہوگا جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے نذیر جٹ کو موت کے گھاٹ اتارا تاکہ اس کا لباس اسے مل جائے، ہے نا یہی بات؟ وہ دونوں منہ کھول کر اس طرح چونک کر مجھے دیکھنے لگے جیسے میں تھانے دار نہیں بلکہ کوئی جادوگر ہوں۔ اس سے پہلے کہ ان کی حیرت ٹوٹتی اور وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور پوٹلی میں موجود لباس کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قاتل کوئی مفرور قیدی ہے، کیونکہ اس لباس کا تعلق کسی جیل وغیرہ سے ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ چلا؟ وہ دونوں بیک زبان ہو کر مگر لکنت زدہ انداز میں پوچھنے لگے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے انہی سے پوچھا۔ نہیں جناب، آپ تو 101% ٹھیک کہہ رہے ہیں، آصف نے تعجب خیز لہجے میں کہا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں نے انہیں صفدر علی سے ہونے والی گفتگو، اپنے تجزیے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ آخر میں کھوجی بابا لطیف شاہ نے کہا کہ میں کل صبح سورج اگنے سے پہلے راجہ عنایت کی دکان پر پہنچ جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب نورپور اور شمس آباد کے درمیان سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں لطیف شاہ کی تجویز سے متفق تھا، لہٰذا کھوج کے پروگرام کو فائنل کرنے کے بعد میں نے کھوجی کو رخصت کر دیا۔ بعد ازاں میں جتنی دیر تک بھی تھانے میں بیٹھا رہا، میرے اور ASI کے درمیان اسی موضوع پر بات چیت ہوتی رہی۔ اس کیس کی مختلف کڑیاں میرے ذہن میں جمع ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک انہوں نے باقاعدہ زنجیر کی شکل اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے ایک کڑی کم تھی۔ پھر اگلی صبح ایک حسین اور سنگین اتفاق کے تحت یہ بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں، اور بالکل درست کہتے ہیں، کہ کارخانہ قدرت میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ انسان چاہے اس کو کچھ بھی سمجھ لے، مگر ہونی اور رہنونی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ ریڈیو بن کر آ گیا ہے۔ رات کو چونکہ میں کیسز کے پیچ و خم میں کھویا رہا تھا، لہٰذا اس طرف میرا دھیان نہیں جا سکا تھا۔ اب جو ریڈیو کو خیال آیا تو میں نے اسے آن کر دیا۔ اس وقت خبریں آ رہی تھیں۔ میں نے ناشتے کو جاری رکھتے ہوئے خبروں پر دھیان لگا دیا۔ اناؤنسر بتا رہا تھا کہ مفرور قیدی ہاشم کا ابھی تک سراغ نہیں ملا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ رک گئے۔ دماغ پوری تندہی سے خبر پر لگ گیا۔ ہاتھوں کے رک جانے سے ناشتہ جہاں تھا وہیں رکھا رہ گیا۔ اناؤنسر تفصیل میں بتا رہا تھا، کل صبح بھی اسی وقت مفرور قیدی ہاشم کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا۔ وہ جیل کے عملے کے ایک شخص کے سر میں بیلچہ مار کر فرار ہوا ہے۔ مضروب شخص کو بڑی مشکل سے کل ہوش آیا ہے اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہاشم پر ایک جنون سا سوار ہے، یوں سمجھیں کہ وہ ایک خطرناک قیدی ہے، لہٰذا آس پاس کے علاقوں میں بسنے والوں کو اس کی طرف سے محتاط اور خبردار رہنا چاہیے۔ مفرور قیدی کا حلیہ کچھ اس طرح ہے۔ مزید تفصیل میں اناؤنسر نے شہر کا نام بتایا جہاں سے وہ خطرناک قیدی ہاشم فرار ہوا تھا۔ اس کا ہمارا قصبہ شمس آباد اس شہر کے گرد و نواح میں شمار ہوتا تھا، لہٰذا اس کے اس طرف نکل آنے کے امکانات روشن تھے، اور میری مضبوط رائے تو یہ تھی کہ نذیر جٹ اور راجہ عنایت علی مفرور قیدی کے دستے ستم کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ریڈیو سے مذکورہ مفرور قیدی کا جو حلیہ نشر کیا گیا تھا وہ ہو بہو اس جنگلی پر فٹ بیٹھتا تھا جس کو صفدر علی نے راجہ عنایت علی کی دکان سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اب اس سوال کا جواب بھی میرے ذہن میں موصول ہو چکا تھا کہ اس جنگلی نے راجہ عنایت کو کیوں خواہ قتل کر دیا تھا۔ اناؤنسر کے مطابق کل صبح یعنی گزشتہ روز بھی مفرور قیدی کے بارے میں تفصیلی خبر نشر کی گئی تھی۔ یہ لگ بھگ وہی وقت تھا جب راجہ عنایت جنگلی کی حجامت یا شو وغیرہ بنا رہا ہوگا۔ میں نے مقتول راجہ عنایت کی دکان میں ریڈیو کو آن پایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خبروں کے وقت بھی آن ہی تھا۔
اور جب ریڈیو سے مفرور قیدی کا حلیہ نشر ہوا اور راجہ عنایت نے اپنے آگے کرسی پر بیٹھے ہوئے اس جنگلی کو مفرور قیدی کی حیثیت سے پہچان لیا ہوگا اور کنگ سائز آئینے کے سبب راجہ عنایت کے چہرے کے تاثرات مفرور ڈاکو سے چھپے نہیں رہ سکے ہوں گے۔ اس کے بعد اس وحشی اور جنونی شخص نے جس شدید ترین رد عمل کا مظاہرہ کیا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ راجہ عنایت کی دردناک موت کی صورت میں رات کو ہمارے درمیان جو پروگرام طے ہوا تھا اس کے مطابق ASI کو آج صبح کھوجی بابا کے ساتھ راجہ عنایت کی دکان سے کھرے کا کام شروع کرنا تھا، لیکن ریڈیو سے نشر ہونے والے خطرناک اعلان کے بعد میں نے بذات خود لطیف شاہ کھوجی کے ساتھ کام کرنے کا فوری فیصلہ کر لیا۔ میں نے جیسے تیسے ناشتہ مکمل کیا۔ ریڈیو کو آف کرنے کے بعد میں نے جلدی سے وردی پہنی اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ ASI آصف کو میں نے اپنے پروگرام کی تبدیلی سے آگاہ کر دیا تھا اور کانسٹیبل شہزاد کو اپنے ساتھ لے کر میں بازار میں راجہ عنایت مرحوم کی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، لہٰذا میں کسی قسم کی زبان درازی کی بجائے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اچھا ہی ہوا جو میرا ریڈیو میرے پاس درست حالت میں موجود نہیں تھا، ورنہ پچھلی صبح ہی مجھے مفرور اور خطرناک قیدی سے آگاہی حاصل ہو چکی ہوتی۔ میں کل ہی حرکت میں آ جاتا اور اس حوالے سے یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مجھے اس خطرناک مفرور قیدی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی ہو پاتی یا نہیں۔ جب میں کانسٹیبل شہزاد کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچا تو لطیف شاہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو حیرت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا، ASI صاحب نہیں آئے؟ پروگرام میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے شاہ جی، میں نے کہا۔ کیسی تبدیلی جناب؟ اس سوال کے جواب میں نے مختصراً اسے ریڈیو سے نشر ہونے والے سنسنی خیز خبر کے بارے میں بتایا اور کہا، شاہ جی اس خطرناک مفرور قیدی تک پہنچنے میں آپ کا ساتھ میں دوں گا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا سرکار کہ ہمارے لیے ایک راہ متعین ہوئی۔ وہ پرمعنی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، کام شروع کریں جناب؟ کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ نیکی اور پوچھ میں تو جناب حسب پروگرام سورج اگنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ گیا تھا، وہ ایک طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور میں نے کچھ ابتدائی کام بھی کر لیا ہے۔ میں کوئی سوال کیے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے ایک سمت لے جانے کے بعد زمین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، مفرور قاتل کا کھرا قدموں کے یہی نشانات میں نے نورپور کے کھیتوں میں بھی دیکھے تھے۔ اس کھرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ سفاک قاتل اس سمت میں آگے بڑھا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ شمس آباد کا یہ مین بازار ایک کچے راستے کی شکل میں ادھر ہی کو جا رہا تھا۔ اس کچے راستے کو لوگ سڑک کا نام دیتے تھے۔ اس سڑک پر سائیکل، ٹانگیں، ریڑے، گھوڑے اور بیل گاڑیاں اور ہر قسم کی سواریاں چلتی نظر آتی تھیں۔ یہ سڑک نما کچا راستہ شمال سے چلتے ہوئے ریلوے لائن کو کراس کرتا تھا، اسی کے بعد نورپور گاؤں کے پہلو سے گزر کر شمس آباد تک آتا تھا، پھر شمس آباد کے قلب سے گزر کر جنوب کی جانب بڑھ جاتا تھا، اور مفرور قاتل کا کھرا اسی سمت ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اعلان کے مطابق وہ خطرناک مجرم جیل کے عملے کے ایک فرد کو سر میں بیلچہ مارنے کے بعد جس مقام سے فرار ہوا تھا وہ شمس آباد کے مغرب میں ایک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک واقع تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ جیل اہلکار کو زخمی کرنے کے بعد وہ ریلوے کی پٹری کے ساتھ ساتھ سفر کر کے نورپور تک پہنچا ہوگا۔ اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کھوجی بابا لطیف شاہ بلا شبہ اپنے فن کا ماہر تھا اور پھر اسے مفرور قاتل کا بڑا واضح کھرا بھی مل گیا تھا، لہٰذا ہم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کامیابی کی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ کھوج اور کھرا وغیرہ اٹھانے کے سلسلے میں جن جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس نوعیت کی تکنیکی دشواریوں سے سامنا ہوتا ہے، ان کا تفصیلی ذکر میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی کہانیوں میں کر چکا ہوں، لہٰذا اس عمل کو ایک بار پھر بیان کر کے میں آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں کروں گا۔ المختصر، ہم تینوں افراد مفرور قاتل کا کھرا نکالتے ہوئے شمس آباد سے 2 میل جنوب میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اینٹوں کا ایک بھٹا بنا ہوا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہی ہماری منزل ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ بھٹے کے باہر 2 بیل گاڑیاں اپنے اپنے بیلوں کے ساتھ تیار حالت میں کھڑی تھیں۔
चंद भट्टा मजदूर इन बैलगाड़ियों पर ईंटें लाद रहे थे। इन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा ली। इस वक्त हम मस्कुरा भट्टे से चंद कदमों की दूरी पर थे। वहां काम में मसरूफ लोगों में से किसी की हम पर निगाह नहीं पड़ी थी और यह हमारे हक में अच्छा ही हुआ था, क्योंकि मैंने जिस भट्टा मजदूर को अपनी नज़र का मरकज़ और महवर बना रखा था, अगर इसे खबर हो जाती कि पुलिस उसके सर पर पहुंच चुकी है तो वो यकीनन फरार होने की कोशिश करता, और अब मैं इस मफरूर कातिल हाशिम को कोई मौका देने के हक में नहीं था। मैंने जिस मजदूर को अपनी निगाह में रखा हुआ था, उसने खद्दर के भूरे कुर्ते पर नीली और सुर्ख धारियों वाला गर्म ऊनी स्वेटर पहन रखा था। मैंने फिलफौर एक हंगामी प्लान तैयार किया। फिर खोजी बाबा से कहा, शाहजी, आप सीधे साधे अंदाज में इस बंदे के पास पहुंचो और कहीं का एड्रेस वगैरह पूछने के लिए इसे बातों में लगाओ। हम इसकी अकबी जानिब से आगे बढ़ेंगे। ओके मलिक साहब। इसने इस्बात में गर्दन हिलाई। मैं आपके मंसूबे को अच्छी तरह समझ गया हूँ। लतीफ़ शाह के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल शहजाद से कहा, शहजाद, इस मफरूर कातिल को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। हम डायरेक्ट आगे बढ़कर भी इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इस सूरत में सिर्फ एक ही खतरा है। ये सफ़ाक इंसान नज़ीर जट और राजा इनायत को मौत के घाट उतार चुका है, लिहाजा अपने बचाव की खातिर ये एक आध और बंदे को भड़काने में कोई तरद्दुद नहीं करेगा। और तुम देख रहे हो, इसके आसपास इस वक्त 3-4 अफराद मौजूद हैं। मैं इन मासूमों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर आपके जहन में क्या है मलिक साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, हाँ का। हाँ का? इसके लहजे में हैरत दर आई। मैंने वजाहत करते हुए कहा, हम बैक वक्त 2 मुख्तलिफ सिमतों से उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा फासला रख कर, ताकि अगर इसकी हम में से किसी एक पर नज़र पड़े तो दूसरी जानिब भागने, और इस तरह वो दूसरे की जद में आ जाएगा। असल मकसद इसे यहाँ से दूर हटाना है, या इन लोगों से दूर हटाना है जिन्हें वो नुकसान पहुँचा सकता है, या वो इनका कवर लेकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकता है। मलिक साहब, आपका मंसूबा ज़बरदस्त है, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला, लेकिन शायद हाँ का इससे मुख्तलिफ होता है। फ़िलहाल तुम्हें मेरा मंसूबा हाँ के से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ सकता है, लेकिन मेरे पेश नज़र कुछ और बातें भी हैं जो अभी बयान नहीं की जा सकती। मैंने गंभीर अंदाज में कहा कि ये भी मुमकिन है कि हमें इस मफरूर कातिल को इन खेतों में बहुत दूर तक भगाना, दौड़ाना पड़े, थकाना पड़े और थकाकर गिराना पड़े। जब तो ये हाँ का हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा जनाब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर बड़े अज़म लहजे में कहा, मलिक साहब आए, बिस्मिल्लाह करें। और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। ख़तरनाक मफरूर मुजरिम हाशिम मेरी हवालात की कैद खाने में बंद था। थोड़ी देर पहले मैंने उसी का बयान लिया। उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए हमें स्पेशल मेहनत नहीं करना पड़ी। वो इतने कारनामे अंजाम दे चुका था इन 2 दिनों में कि उसकी कारकर्दगी किसी इनकार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। मैंने मामूली से दबाव से इसे राह रास्त दिखा दी। वाक़ियात के मुताबिक वो करीबी शहर की जेल का कैदी था। स्टेशन से कुछ फासले पर रेलवे की पटरी का मरम्मत का काम निकला तो जेल के 10 पुराने कैदियों को अमले की निगरानी में इस काम पर लगा दिया गया। ये तमाम कैदी वो थे जो एक तवील अरसे से जेल में बंद थे और जेल हुकाम की नज़र में इनसे फरार की तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन जेल हुकाम का अंदाज़ा गलत साबित हो गया। हाशिम बेलचे की मदद से रेलवे लाइन के साथ साथ छोटे पत्थरों और गिरीबों को बिछा रहा था कि इसने अपने निगरान को खासा गाफिल महसूस किया। अचानक इसके जहन में अपनी एफिशिएंसी का कीड़ा कुलबुलाया। वो इस वक्त दूसरे कैदियों से थोड़े फासले पर भी था, लिहाजा उसने हिम्मत का मुजाहरा करने में ज़रा देर न लगाई। अपने निगरान की गफलत का फ़ायदा उठाते हुए उसने हाथों में मौजूद बेलचे से निगरान के सर पर वार किया और एक सिमत को दौड़ लगा दी, और ये सिमत हमारे इलाके की थी। जेल के अमले को अपने एक साथी को पेश आने वाले तशवीशनाक वाक़ये की खबर थोड़ी ताख़ीर से हुई थी, और इस दौरान में हाशिम जाए वक़ुआ से काफ़ी दूर निकलकर इनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मैं आपके सामने जो तफसीलात बयान कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सी बातें मुझे बाद में जेल हुकाम से पता चली थीं,
لیکن واقعات کی ترتیب کو درست رکھنے کے لیے میں نے ایک خاص انداز میں انہیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مغرب کے وقت ہاشم چھپتے چھپاتے نورپور کے کھیتوں تک پہنچ گیا اور اس نے لوگوں کی نظر بچا کر ناظم علی کے کھیتوں میں پناہ لے لی۔ کھیت میں کماد کی قدادم فصل کھڑی تھی، لہٰذا اسے روپوشی میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ وہ کھڑی فصل کے بیچوں بیچ محفوظ تو ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیل کا مخصوص لباس اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لباس سے فوری چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ پھر جب اس نے محسوس کیا کہ کھیتوں کے نزدیک سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ فوراً ایکشن میں آ گیا۔ ہاشم چاہتا تھا کہ وہ قریب آنے والے بندے کو انٹا غفیل کر کے اس کا لباس حاصل کر لے گا، لیکن نذیر جٹ کی بدقسمتی کہ گردن پر پڑنے والا ہاشم کا ہاتھ خاصا بھاری ثابت ہوا اور وہ انٹا غفیل ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا۔ ہاشم نے نذیر جٹ کو بے لباس کر کے اس کے کپڑوں کو اپنے جسم پر سجایا اور جیل کے لباس کی ایک پوٹلی سی بنائی۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھیتوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ جب چاروں طرف تاریکی اور خاموشی کی حکمرانی ہو گئی تو وہ کماد کے کھیت سے نکل کر سڑک سے تھوڑے فاصلہ رکھتے ہوئے شمس آباد کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے ہی میں اس نے جیل کے کپڑوں والی پوٹلی بھی ایک طرف پھینک دی تھی اور چلتے چلتے وہ آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ شمس آباد قصبے کے قریب پہنچا تو اس کے ذہن میں اپنے حلیے کو سنوارنے کا بھی خیال آیا اور یہی خیال اسے راجہ عنایت کی دکان پر لے گیا۔ اس کے بعد جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کا بیان بڑی تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیل حکام نے مقامی پولیس کی مدد سے مفرور قیدی کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن اس کی تلاش کی سمت بالکل مخالف رہی تھی۔ وہ مقام جہاں سے ہاشم فرار ہوا تھا ریلوے اسٹیشن کے مغرب میں واقع تھا اور پولیس والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مفرور قیدی نے ادھر کا رخ کیا ہوگا۔ ان کے اندازے کے مطابق وہ جائے وقوع سے مغرب کی سمت ہی فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ہاشم کی خوش قسمتی کہ وہ لوگوں کی نظر بچا کر میرے علاقے کی طرف نکل آیا تھا اور اس کی مستقل بدقسمتی یہ کہ میرے علاقے میں آنے کے بعد وہ مجھ سے بچ نہیں پایا۔ میں نے محض 1.5 دن کی مسلسل دوڑ دھوپ کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ انسان کا دماغ بڑا عجیب و غریب کارخانہ ہے۔ یہ بعض اوقات بڑے ہنگامی فیصلے بھی کر ڈالتا ہے جو اسے یا تو فرش پر بٹھا دیتے ہیں یا پھر عرش پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہاشم کے ساتھ معاملہ ثانی ہونے والا تھا۔ اگر وہ جیل کے عملے کے ایک آدمی کو زخمی کر کے فرار ہونے کی کوشش نہ کرتا تو شاید 2-4 سال کے بعد وہ رہا کر دیا جاتا، لیکن اب تو میں اسے نذیر جٹ اور راجہ عنایت کے قتل کے لیے ایسا فٹ کرتا کہ اس کا ماضی حال سب خراب ہو جانا تھا۔ ہاشم جیسے عاقبت نااندیش خانہ خراب کے لیے جتنی بھی سخت سزا تجویز کی جاتی وہ کم تھی۔ اگرچہ اس سزا کے نتیجے میں نذیر جٹ اور راجہ عنایت زندہ نہیں ہو سکتے تھے، تاہم کسی بھی خطرناک مجرم کو قرار واقعی سزا دلوانے کا مقصد اسے دوسروں کے لیے ایک طرح سے نمونہ عبرت بنانا ہوتا ہے تاکہ کوئی اس جیسی ہمت کا مظاہرہ نہ کر سکے۔